पीयूष आ गया। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नीलू, अभिजीत, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सब कुछ? बता दो मुझे। तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, फुल मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं 2-4 मिनट पहले इसलिए आ गया, मैंने कहा बाकी बच्चों को आने में टाइम लगेगा, 2-4 मिनट पहले ही आ जाओ भाई। यादव जी क्या हाल है? पीयूष यादव, बहुत बढ़िया बेटा। नीलू कैसे हो बेटा? नीलू क्या कह रही थी? मेरे को नोट्स के लिए कुछ बोला था आपने। कौन से नोट्स चाहिए आपको? कुछ आपने बोला था नोट्स के लिए। नीलू को कौन से नोट्स चाहिए? रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप ड्यूटी के नोट्स चाहिए। किसके चाहिए? मेरे चाहिए, स्टूडेंट्स के नोट्स चाहिए? व्हाट्सएप कर दो नीलू मुझे, व्हाट्सएप कर दो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने, या किसी बच्चे के चाहिए आपको रेफरेंस के लिए? अच्छा, ये सारे बच्चे मोबाइल पे क्लास लेते हैं सारे ही, है ना? मोबाइल पे। यस किस पे लेता है? लैपटॉप पे? अच्छा, लैपटॉप पे भी चलती है क्या क्लास? नीलू कह रही है मोबाइल पे। कौन कौन है बच्चा? अच्छा, मेरे वाले नोट्स चाहिए। तो लैपटॉप पे कौन कौन लेता है? लैपटॉप लिखो। जो लैपटॉप पे लेता है वो लैपटॉप लिखो, जो मोबाइल पे लेता है वो मोबाइल लिखो। प्रज्ञा लैपटॉप पे, मानव लैपटॉप पे, यश लैपटॉप पे। लैपटॉप, अभिजीत भी लैपटॉप पे। लैपटॉप पे तो ठीक होगा, मोबाइल पे आंखें दर्द कर जाती हैं बस। लैपटॉप पे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। डेस्कटॉप पे पीयूष डेस्कटॉप पे ले रहा है, क्या बात है भाई। आज जो एक्ट करने वाले हैं बेटा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। आज जो हम लोग एक्ट करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट है, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। तो क्या आप सारे बच्चे एक्साइटेड हो ये नया एक्ट करने के लिए? क्या आप सारे बच्चे एक्साइटेड हो? हाउस द जोश? हाँ जी, JIGL की क्लास है बेटा, JIGL की क्लास है। आज एक न्यू चैप्टर, लेक्चर नंबर है भाई 1। लेक्चर नंबर है 1। हाउस द जोश। प्रज्ञा कह रही है हाय सर, सिस्टी कह रही है हाय सर, नीलू कह रही है हाय सर। बाकी बच्चों का जोश कहां है भाई? यश कह रहा है हाय सर, आग लगा रहा है भाई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, चलो जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बताओ जी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है? अबे RTI लिख रहे हो? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम पूछ रहा हूं। सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है? सूचना का अधिकार। नोट्स बनाओ। सूचना का अधिकार क्या बोलते हैं इसको? लिखो।
सूचना का अधिकार। तो यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है भाई? सूचना का अधिकार। क्या सर इसके बाद? नहीं, आज नहीं ले रहा, मेरे को ही जाना है आज, ठीक है ना। बाकी मैंने वो प्रकाश जी को बता दिया, ठीक है। अभी तो क्लास चल रही है, वो मैंने बता दिया, जो बाद में बात करेंगे, अभी क्लास चल रही है। सूचना का अधिकार। तो भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का दूसरा नाम क्या है? सूचना का अधिकार। हिंदी में बोले तो हमारी मातृभाषा, हाँ जी, हमारी मातृभाषा हिंदी, और हिंदी में बोले तो सूचना का अधिकार। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, जल्दी से मुझे बता दो, समझ में आया या नहीं आया? यस, सारे बच्चों को समझ में आ गए। तो क्या आप सारे बच्चों को राइट टू इंफॉर्मेशन है? क्या आप सारे बच्चों को सूचना का अधिकार है? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं हमारे एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार। तो यहां पे इंफॉर्मेशन हम लोग किससे लेने वाले, और ये राइट किसको मिला हुआ है? देखो, एक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, एक स्टैच्यूट है, एक लॉ है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है। ये राइट किसको मिला हुआ है भाई? हाँ जी, यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो किसको मिला हुआ है? हमें मिला हुआ है। हम कौन? हम है कौन? इंडियन सिटीजन। हम कौन है भाई? इंडियन सिटीजन। तो यहां पे राइट किसको है? इंडियन सिटीजन को भाई। लीगल वर्ड इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। जोर से बोल लो, सारे बोल लो, मिलकर बोल लो, सारे बोलो, इंडियन सिटीजन। क्या यहां पे फॉरेन सिटीजन को राइट दिया है क्या? क्या फॉरेन सिटीजन को आरटीआई, प्यार से हम इस एक्ट को बोलेंगे आरटीआई, प्यार से हम इसको बोलेंगे आरटीआई। क्या फॉरेन सिटीजन को राइट है क्या? क्या फॉरेन सिटीजन को राइट है क्या? आंसर इज नो, नो, बिग नो। बात समझ में आ रही है? किसको राइट है? सारे बच्चे जल्दी से बता दो। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसको है? इंडियन सिटीजन को है। इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसको है? इंडियन सिटीजन को है। इंफॉर्मेशन किससे मांग सकते हो आप? किससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो? पब्लिक अथॉरिटी से। आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? पब्लिक अथॉरिटी से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एक इंडियन सिटीजन किससे इंफॉर्मेशन ले सकता है? हाँ जी, एक इंडियन सिटीजन किससे इंफॉर्मेशन ले सकता है? बताओ, एक इंडियन सिटीजन किससे इंफॉर्मेशन ले सकता है? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है? तो बेटा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन है, और अभी एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी टेक हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा इसके अंदर लग जाएगा। पहले मुझे बता दो, इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया तुम लोगों को? सारे बच्चे मुझे बता दो, इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, यस, वेरी वेरी गुड। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहला टारगेट होगा हमारा, इसके अंदर ये जो एक्ट लिखा हुआ है, तो ये जो एक्ट है ये किसने बनाया है भाई? ये एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। ये एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने ये एक्ट बना रखा है। और पार्लियामेंट ने जब ये एक्ट बनाया था
पार्लियामेंट ने जब ये एक्ट बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था भाई? 2005 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया था। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा आएगा भाई? पिक्चर में सबसे पहला सेक्शन कौन सा आएगा? सेक्शन 1। मानव कह रहा है सेक्शन 1 आएगा भाई। तो सेक्शन 1 हमें कितनी बातें बताएगा? सेक्शन 1 हमें कितनी बातें बोलेगा? सर सेक्शन 1 हमें 3 बातें बोलेगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, तो भाई इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? सारे बच्चे बताओ, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? आरटीआई एक्ट, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। इसको क्या बोलते हैं भाई? शॉर्ट टाइटल। और लॉन्ग टाइटल क्या है? आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट किया है अभी अभी, आप सारे बच्चों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट किया है अभी अभी। तो लॉन्ग टाइटल क्या है भाई? लॉन्ग टाइटल क्या है इसका? आरटीआई एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वेरी वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया बेटा। एक्सटेंड, ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है? इस एक्ट की जो बदमाशी है वो कहां तक चलेगी भाई? इस एक्ट की बदमाशी बता दो कहां तक चलेगी? इस एक्ट का बोलबाला कहां तक होगा बच्चों? ये एक्ट कहां तक एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे&के। भाई जे&के में भी ये एक्ट लगेगा, जे&के के अंदर भी ये एक्ट लगेगा। होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। साथ के साथ नोट्स बना रहे हो? कमेंट में बता दो, वाई लिख दो। साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, वाई लिख दो। वेरी वेरी गुड। तो भाई ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब भाई ये एक्ट कब से लागू हुआ? तो कहानी सुनो बच्चों। लोकसभा से पास हुआ ये 11 मई को, राज्यसभा से पास हुआ 12 मई को, और प्रेसिडेंट ने साइन किए 15 जून को। तो 15 जून को प्रेसिडेंट ने क्या कर दिए थे भाई? साइन कर दिए थे। 15 जून को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे, बट इसको इन्फोर्स कराने में टाइम लग गया भाई। इसको इन्फोर्स कराने में टाइम लग गया। और कितना टाइम लग गया इसको इन्फोर्स कराने में? हाँ जी, इसकी इन्फोर्समेंट की अगर आप डेट देखोगे तो इन्फोर्समेंट की डेट क्या है भाई? 12 अक्टूबर। इन्फोर्समेंट की अगर डेट देखोगे तो 12 अक्टूबर। कितने डेज लग गए इसको इम्प्लीमेंट कराने में? हाँ जी, कितने डेज लग गए इसको इम्प्लीमेंट कराने में? बताओ मुझे, नंबर ऑफ डेज कितने लग गए इसको इन्फोर्स कराने में विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर। भाई ये डेट मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि भाई 10 को मेरी मैरिज हुई थी, और ये डेट मुझे याद रहती है 12 अक्टूबर। और अक्टूबर में मेरा बर्थडे भी आता है भाई, अक्टूबर में मेरा बर्थडे भी आता है। बिल गेट पैदा हुआ था 28 अक्टूबर को, और आपके सर पैदा हुए हैं 29 अक्टूबर को। बिल गेट जो था भाई इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। और प्रज्ञा कह रही है मेरा 31 को आता है, आकांक्षा कह रही है मेरा 29 को। ओ भाई साहब, रेखा का भी 29 को। क्या बात है भाई। तो अक्टूबर वाले तो भाई अमीर बनने ही वाले हैं। जिन बच्चों का अक्टूबर का बर्थडे है वो सारे तो अमीर बनने ही वाले हैं भाई। और हम सब एक दूसरे को बर्थडे विश करेंगे। आप ही नेक्स्ट बिल गेट है। क्या बात है भाई, तू मेरे मुंह की बात बोल रहा है भाई मानव। ये तो मेरा सपना है भाई, ये तो मेरा सपना है भाई। अब तुम सारे बच्चे मेरा सपना पूरा करवा सकते हो वैसे। और अगर तुम सारे बच्चों ने मेरा सपना पूरा करवा दिया, ठीक है, तो भाई सबको मैं एक गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, सभी के लिए एक गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। ज्यादा नहीं भाई, 1-1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर देंगे सभी को। क्यों? अपना दिल तो भाई बहुत बड़ा है, अपना दिल तो बहुत बड़ा है भाई। सभी के लिए 1-1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट। आ गई बात समझ में। और एक कंपनी बनाएंगे भाई जबरदस्त, एक कंपनी बनाएंगे जबरदस्त सी।
यश कह रहा है 1960। क्या बात है। हाँ भाई तुझे फोर्ड की दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बस तुम सारे बच्चे क्या करो भाई, 90+ लेके आ जाओ, मैं अपने आप ही अमीर बन जाऊंगा। तुम सारे बच्चे 90+ लेके आ जाओ, मैं अपने आप अमीर बन जाऊंगा। बिल्कुल, नीलम ने बिल्कुल सही बात बोली है भाई। मुकेश अंबानी भी उस दिन क्या कह रहा होगा कि यार राजेश क्या कर रहा है, तूने मेरी कंपनी को भी क्या कर लिया है, अपने अंडर कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई साइबर क्राइम नहीं कर रहा, ये सारी बातें काल्पनिक हैं, ये सारी बातें भाई काल्पनिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ पे बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए ये सारी बातें करता हूँ। नेगी एंड एसोसिएट सर आपकी कंपनी का नाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। रोशन ने तो कंपनी का नाम भी रख दिया। चलो, तो यहाँ पे 120 डेज का गैप आ गया। कोई बच्चा बता सकता है 120 डेज का गैप क्यों आ गया? कोई बच्चा ये बता सकता है 120 डेज का गैप क्यों आ गया भाई? 120 दिन क्यों लग गए? इतना टाइम क्यों लगा? इसको इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम क्यों लग गया? इसको इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम क्यों लग गया? वो कह रहा है पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ होगा। नालायक, 15 जून को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे। 15 जून को प्रेसिडेंट साइन कर गया था, आरटीआई बिल से एक्ट बन गया था, आरटीआई बिल से एक्ट बन गया था। अभय कह रहा है प्रेसिडेंट को तो भी काम होंगे सर। है, प्रेसिडेंट को क्या काम होगा भाई, उससे साइन तो कर दिए। नीलम कह रही है रूल्स बनाने होंगे, वेरी वेरी गुड, रूल्स तो बनाने होंगे बेटा। यहां पे सबसे बड़ा झगड़ा क्या है भाई? मैंने आपको बताया कि एक इंडियन सिटीजन को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? इंडियन सिटीजन को इंफॉर्मेशन लेने का जो राइट है वो किससे है? पब्लिक अथॉरिटी से। किससे राइट है भाई? इंडियन सिटीजन को इंफॉर्मेशन लेने का जो राइट है वो किससे है भाई? पब्लिक अथॉरिटी से राइट है। किससे राइट है भाई? पब्लिक अथॉरिटी से राइट है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर करता हूं। आईसीएसआई, क्या आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है? आंसर इज यस। आईसीएसआई क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। आंसर इज यस। आ गई बात समझ में? क्या आरबीआई पब्लिक अथॉरिटी है? आंसर इज यस, आरबीआई भी पब्लिक अथॉरिटी है। आ गई बात समझ में? अब भाई जो आरबीआई है, जो आईसीएसआई है, अगर कोई इंडियन सिटीजन सीएस इंस्टीट्यूट में आरटीआई डालता है, उसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, उसे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? उसे इंफॉर्मेशन लेनी है कि सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, 2022 के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन ये जानना चाहता है, कि भाई जो सीएस इंस्टीट्यूट है उसके पास कितना फंड है, कितना कॉर्पस है, अगर कोई इंडियन सिटीजन ये जानना चाहता है कि आईसीएसआई के कितने मेंबर हैं, आ गई बात समझ में? अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी क्या बोलते हैं उसको, रीचेक करना चाहता है, अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी जो उसने एग्जाम दिया था उसकी रीचेक करना चाहता है, उसको उस कॉपी को देखना चाहता है। अब भाई आईसीएसआई ने आपका रिजल्ट निकाला, आप पास हो गए तो कोई बात ही नहीं है, पर जो बच्चा फेल हो गया वो चाहेगा या नहीं चाहेगा कि मैं एक बार, मुझे ये तो पता लगे भाई मेरी गलती कहां हो रही है, एक बार मुझे ये तो पता लगे मैं गलती कहां कर रहा हूं। जो ये मुझे मार्क्स दे रहे हैं, कम मार्क्स दे रहे हैं, 40 से भी कम मेरे नंबर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? तो वो अपनी कॉपी को देखना चाहता है
कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो क्या वो कॉपी के लिए भी आईसीएसआई के पास आरटीआई डाल सकता है, और क्या वो अपनी कॉपी मंगवा सकता है और उसको रीचेक कर सकता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब मुझे बताओ, इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसको एक डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। इस पब्लिक अथॉरिटी को ये डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन ने एप्लीकेशन लगा दी, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने एप्लीकेशन लगा दी, तो उसके लिए इस पब्लिक अथॉरिटी के पास वो डेटा भी तो होना चाहिए। अगर उस पब्लिक अथॉरिटी के पास वो डेटा होगा तो जाके इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर उस पब्लिक अथॉरिटी के पास वो डेटा होगा तो जाके इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? तो मुझे बताओ, इतनी सारी, मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट रीजन बता रहा हूं 120 डेज का, मैं यहाँ पे आपको रीजन बता रहा हूं। देखो, एक तो क्या है भाई, टीचर ने पढ़ा दिया, जो लिखा है टीचर ने पढ़ा दिया, कहानी खत्म। आ गई बात समझ में? यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं, यहाँ पे 120 डेज क्यों हुआ, यहाँ पे 120 डेज का टाइम पीरियड क्यों लिया गया? क्योंकि हम सारी पब्लिक अथॉरिटीज को टाइम देना चाहते हैं, सारी पब्लिक अथॉरिटीज को ये टाइम पीरियड देना चाहते हैं कि आप लोग सारा डेटा क्या कर लो भाई, एक्यूमुलेट कर लो, इकट्ठा कर लो, जिससे कि कोई इंडियन सिटीजन अगर आपसे कोई एप्लीकेशन अगर आपको लगाता है और आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो आप उससे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर केयर, वो क्या था, पीएम केयर फंड, कोविड के चलते आपने सुना होगा, पीएम केयर फंड आया था कोविड के चलते। तो इसके अंदर करोड़ों पैसा आया भाई साहब, करोड़ों पैसा आया पीएम केयर फंड के अंदर। आप जानना चाहते हो कि इस फंड का क्या यूज हुआ? आप जानना चाहते हैं कि इस फंड का क्या है भाई, क्या यूज किया गया? 3000 करोड़। बच्चा बता रहा है कि 3000 करोड़ का फंड आया था भाई पीएम केयर में, पीएम केयर फंड। इसके अंदर बच्चा बता रहा है 3000 करोड़ भाई साहब, 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ पैसा आया था भाई इसके अंदर, 3000 करोड़ का। तो जो ये पीएम केयर था, ये भाई साहब क्या ये पब्लिक, हाँ 3000 करोड़, बिल्कुल सही बोला इसने, 3000 करोड़ बिल्कुल सही बोला है आपने प्रज्ञा, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये जो है, क्या ये पीएम केयर फंड, क्या ये कोई पब्लिक अथॉरिटी है? हाँ जी, क्या ये कोई पब्लिक अथॉरिटी है? मानव कह रहा है नो, वेरी वेरी गुड, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो क्या अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी एप्लीकेशन यहां पे लगाता है कि भाई जो तुम्हारे पास ये फंड आया, तुमने इसका यूज क्या किया है, इस फंड का यूज बताओ क्या किया? 300 करोड़ का क्या यूज किया? 300 नहीं भाई, 3000 करोड़ का क्या यूज किया है? तो क्या पीएम केयर फंड वाले, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वो इंफॉर्मेशन देगी? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वो इंफॉर्मेशन देगी? नहीं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है आप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है। तो ये 120 डेज का टाइम पीरियड क्यों लगा, समझ में आ गया? सारे बच्चों को 120 डेज का टाइम पीरियड क्यों लगा, समझ में आ गया? थम्स अप कर दो भाई अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़े। थम्स अप कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बेटा, 12 अक्टूबर वो डेट है जिस दिन से ये कानून क्या हो गया था, एप्लीकेबल हो गया था। बिल से एक्ट के लिए तो एक्ट तो बन गया था भाई, प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करता है उस दिन एक्ट बन जाता है वो।
और इनफोर्स कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को ये इनफोर्स हो गया था। एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा इसका पढ़ने का तरीका अलग होगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। अभी जो एग्जाम हुआ था, अभी एग्जाम कब हुआ था बच्चों बताओ? दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। 8 नंबर का ये चैप्टर आया, 8 नंबर का ये चैप्टर आया। और मैं आपको अपना पुराना लेक्चर दिखाऊंगा, अपना पुराना लेक्चर दिखाऊंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको वहां पे दिखाऊंगा स्टूडेंट। तो आपको देखने को मिलेगा कि सर ने बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है वहां पे कि ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आएगा। मतलब ये वर्डिंग तो नहीं बोली है कि ये पेपर में आएगा, बस मैंने ये बोला है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और इसे तैयार कर लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। और वो क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया, 8 नंबर का क्वेश्चन आया। मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास स्कैनर है स्टूडेंट, ये हमारे पास स्कैनर है और मैं आपको दिखा देता हूं वो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था। वो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या आया वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेटेस्ट स्कैनर आपको पता है सर ने खरीदा है आपके एग्जाम के लिए। आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इस स्कैनर के करेंगे। और लेटेस्ट कैसे है तो आपको नजर आ जाएगा कि इसमें दिसंबर में जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। दिसंबर 2021 उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सीधी और सिंपल सी बात है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग से आपको चेक करवा सकता हूं। कहानी बस यही है भाई। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी कर लो। 100% है एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं पता है, मैं पहले ही बता दूं भाई। मैं कोई साइबर क्राइम यहाँ पे नहीं करना चाहता, मुझे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं पता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं बच्चों को बताता हूं और एग्जाम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में, वॉइस रिकॉर्डिंग में ये सुना दूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं सुनाऊंगा और आपको वो चैप्टर जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की है उस चैप्टर के अभी मैं बैकअप दे दूंगा आपको, जिससे कि आप भी देख पाओ कि सर ने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, इसको तैयार कर लो। तो मुझे लगता है 8 नंबर भाई लड्डू थे, फ्री के नंबर थे। 8 में से 8 नंबर आपके आने थे। अब आपके एग्जाम में बच्चा कह रहा है सर हमारे एग्जाम में बताओ क्या आएगा और कितने मार्क्स का ये चैप्टर आ सकता है। तो भाई मैक्सिमम इसकी वेटेज आप लोग 8 नंबर रखना, मिनिमम 4 से 5 नंबर का तो आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। ये इसने, अंकित ने क्लास ज्वाइन नहीं की क्या अभी तक? अंकित नहीं आया क्या क्लास में? अंकित भाई आया ही नहीं, देखो क्लास छोड़ दी इसने। अब भाई अगर आप क्लास छोड़ोगे तो काम कैसे चलेगा भाई? तो अंकित बेटा जब रिकॉर्डिंग देखो तो ध्यान रखना, क्लास छोड़नी नहीं है। क्लास छोड़ो तो भाई मेरे मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप तो कर दो। इसने व्हाट्सएप भी नहीं किया मेरे को लग रहा है मुझे, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे ये। ये तो अभी बताता हूं मानव। अंकित कह रहा है सर मैं क्लास में ही हूं। अच्छा क्लास में है, क्या बात है भाई। तो यहां पे नजर क्यों नहीं आ रहा है ये? अंकित तो क्लास में ही है। बाकी बेटा प्रज्ञा नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? लिख के बता दो मजा आ रहा है नहीं आ रहा। नया चैप्टर भाई साहब, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे लिख के बता दो, जल्दी बता दो भाई। रेखा कह रही है यस सर। अच्छा मैं एक चीज बताने वाला था, ये जो चैप्टर है ना ये सबसे आसान चैप्टर है। टोटल हमारे 17 चैप्टर हैं। यश कह रहा है मजा आ रहा है सर, वेरी वेरी गुड भाई। यश
जितने भी 17 चैप्टर हैं सबसे आसान चैप्टर है ये। तो इसकी यहाँ पे प्रज्ञा जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो यही है, इसकी जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो यही है। अभिजीत भी कह रहा है सर मजा आ रहा है, क्या बात है बेटा। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं बेटा। साइलेंट फीचर्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, सेक्शन 1 करवाया मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन 1 करवाया। अब दूसरा टॉपिक रहेगा साइलेंट फीचर्स। तो अंकित के लिए बोल रहा हूं मैं, ये यहां पे जो लैंग्वेज लिखी है मॉड्यूल के अंदर भाई यही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। कहीं पे किसी बच्चे को लगे कि मुझे लैंग्वेज डिफिकल्ट हो रही है तो मुझे बताए भाई, मुझे बताए वो बच्चा मुझे बताएगा अगर कहीं पे किसी को डिफिकल्ट लैंग्वेज नजर आए। पहला पॉइंट बता दो, कोई डाउट है? आपको पढ़ना है बच्चों, जो मैं कह रहा हूं वो करो। पहला पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है, और कोई डाउट हो इसके अंदर तो बता दो। आरटीआई एक्ट एक्सटेंड भाई होल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है भाई। नंबर टू पॉइंट, ये एक्ट का जो कमेंसमेंट है वो कब हुआ, 120 डेज के बाद। तो डेट बता दो भाई, डेट क्या थी जिस दिन से ये एक्ट इनफोर्स हो गया था, डेट लिख लो यहाँ पे 12 अक्टूबर, भूलना मत। सर का बर्थडे आता है भाई अक्टूबर में, 10 को मैरिज हुई थी, 29 का बर्थडे है भाई, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। सारे बच्चे बता दो एक बार किस डेट से ये लॉ इनफोर्स हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। सारे बच्चे चैट बॉक्स में डेट लिख के बता दो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 12 अक्टूबर 2005। देखो लिखने से क्या होगा, नीलू दीक्षा, लिखने से क्या होगा बेटा, आपको याद रहेगा 12 अक्टूबर, आपको याद रहेगी ये डेट 12 अक्टूबर। रेखा बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे किसके पास अप्लाई करेंगे, किसके पास हम लोग अमित अप्लाई करेंगे, गुप्ता जी किसके पास अप्लाई करोगे, पब्लिक अथॉरिटी के पास। पब्लिक अथॉरिटी कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन है। ये सेक्शन का रट्टा मार लो, एग्जाम में पब्लिक अथॉरिटी आ सकती है 4 नंबर की, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोल दिया देखो अपने लेक्चर के अंदर ही कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, 4 नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। पढ़ेंगे अभी हम लोग पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। उसके बाद बोलता है ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को क्या है, राइट है। राइट किस चीज का है भाई, इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। सारे सिटीजन के पास राइट है, सारे सिटीजन के पास क्या है बच्चों, राइट है। और राइट किस चीज का है भाई, इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। मुझे बताओ इंफॉर्मेशन जो हम लेंगे उससे क्या होगा, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनमें क्या आ जाएगी भाई, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और वो पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल हो जाएंगी, वो पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल हो जाएंगी। यस और नो, मुझे ये बताओ इंफॉर्मेशन लेने से क्या होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ इंफॉर्मेशन लेने से क्या होगा। सर जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और वो लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे, वो पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल हो जाएगी, उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 3 4। 5वां पॉइंट कह रहा है जो पीआईओ होता है, पीआईओ का मतलब क्या है भाई, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, ये पढ़ना है भाई, इस पॉइंट को पढ़ना है। विल बी रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, जो रिक्वेस्ट की गई है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी होगी। चलो जी आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे
इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसके पास है? ये चार्ट बना रहा हूं भाई साहब, इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसके पास है? इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसके पास है? इंडियन सिटीजन के पास। इंफॉर्मेशन लेने का राइट किसके पास है? इंडियन सिटीजन के पास। किससे इंफॉर्मेशन लेगा? इंफॉर्मेशन जो लेगा वो किससे लेगा? पब्लिक अथॉरिटी से लेगा। अभी के लिए आप ये मान लो कि वो पब्लिक अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट संस्था होती है। अभी के लिए आप मान लो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही पब्लिक अथॉरिटीज बोलते हैं। अभी के लिए इतना मान लो, बाकी डिटेल में हम सेक्शन 2 क्लॉज H में पढ़ेंगे इसको। अब भाई क्या होगा? जो ये इंडियन सिटीजन है, ये जो इंडियन सिटीजन है, ये एप्लीकेशन लगाएगा अपनी। ये इंडियन सिटीजन अपनी एप्लीकेशन लगाएगा। तो इसने एप्लीकेशन किसको लगानी है भाई? इसने जो एप्लीकेशन लगानी है वो PIO को लगानी है या असिस्टेंट PIO को लगानी है। इन लोगों को वो एप्लीकेशन लगाएगा और वो लोग क्या करेंगे? जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए ICSI, एग्जाम्पल के लिए RBI। तो RBI ने ICSI ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको अपॉइंट कर रखा है? PIO को। और किसको अपॉइंट कर रखा है भाई? APIO को। और ये PIO और APIO क्या करेंगे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, ये PIO पब्लिक, देखो नाम से पता लग रहा है किसको इंफॉर्मेशन देनी है, बताओ। इंफॉर्मेशन किसको देनी है? पब्लिक को। पब्लिक को क्या देनी है? इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसको नाम क्या दे दिया? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसको नाम दे दिया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो पब्लिक के अंदर बंदा कौन है? इंडियन सिटीजन है। वो पब्लिक के अंदर बंदा कौन है? इंडियन सिटीजन। उसको क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये आदमी कौन है? ऑफिसर है। और ये बंदा कौन है? APIO, ये उसका असिस्टेंट है। ये उसका क्या है? असिस्टेंट है। तो आगे आप पढ़ोगे कि जो इंडियन सिटीजन है वो एप्लीकेशन लगाएगा PIO को। PIO को जब एप्लीकेशन लगाएगा तो 30 डेज के अंदर बेटा इसको रिप्लाई करना होता है। 30 डेज के अंदर इसको रिप्लाई करना होता है। और APIO को जो रिप्लाई करना होता है वो 35 डेज में करना होता है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। पूरा भाई RTI पूरा प्रैक्टिकली आपको सिखा दूंगा RTI कैसे लगाई जाती है। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट आप लोग RTI लगा सकते हो और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा दूंगा। मुझे बताओ ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं सबने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको अपॉइंट कर रखा है? PIO को, APIO को। क्या इसके लिए इनको टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा? इसीलिए लॉ मेकर ने 120 डेज का टाइम दिया था। इसीलिए लॉ मेकर ने 120 डेज का टाइम दिया था कि सर वो इंफॉर्मेशन के अलावा हमें कुछ पर्सन्स को अपॉइंट भी करना है। इंफॉर्मेशन के अलावा हमें कुछ पर्सन्स को क्या करना है? अपॉइंट भी करना है। तो इन चीजों के अंदर टाइम लगेगा। जैसे देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक लड़का है, लड़का मतलब समझते हो ना, बॉय, और एक क्या है भाई? लड़की है। और ये दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं? मैरिज करना चाहते हैं। तो मैरिज करने से पहले क्या होती है भागी? मैरिज करने से पहले एक लड़का और लड़की की क्या करवाई जाती है? सगाई होती है भाई, सगाई होती है। तो सगाई जब एंगेजमेंट हो जाती है तो एंगेजमेंट होने के बाद क्या अगले दिन मैरिज हो जाती है? क्या एंगेजमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे मैरिज कर देते हैं क्या? नो। कोई टाइम पीरियड, बीच में टाइम पीरियड होता है नहीं होता? बीच में गैप होता है या नहीं होता है? एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में गैप होता है या नहीं? हाँ जी, सारे बच्चे मुझे बता दो, एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में गैप होता है या नहीं होता? यस। तो नालायकों उसी तरीके से यहां पे भी आप समझ लो 120 डेज का गैप रखा गया है। तो ये सीख लो, जब लॉ मेकर तुम्हें सिखा रहा है, लॉ मेकर तुम्हें सिखा रहा है कि मैरिज और एंगेजमेंट के बीच में कितना टाइम रखोगे?
मैरिज और एंगेजमेंट के बीच में कितना टाइम रखोगे? बताओ बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ कितना टाइम रखोगे? 6 महीने का टाइम पीरियड। वेरी गुड, 120 डेज का टाइम पीरियड होना चाहिए। मानव कह रहा है 30 डेज का रखूंगा। नालायक, अभी पढ़ाई में ध्यान दे, अभी पढ़ाई में ध्यान दे। चलो, 5वां पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? क्लियर हो गया तो यस बता दो भाई, जल्दी से यस लिख के भेज दो। क्लियर हो गया हो तो जल्दी लिखकर भेजो। 6ठे पॉइंट में आ जाओ भाई। इसकी फीस भी लगेगी। जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, उसकी फीस भी लगेगी। और वो फीस किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई? जो आपने डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मांगी है उसके ऊपर डिपेंड होगी कि आपसे कितनी फीस लेनी चाहिए। तो जैसी इंफॉर्मेशन आपने मांगी होगी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है उसके अकॉर्डिंग फीस मांगी जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और आपने कहा कि ये इंफॉर्मेशन मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दो। आपने क्या बोला? ये इंफॉर्मेशन मुझे किस में डाल के दे दो? पेन ड्राइव में डाल के दे दो। कितने वाली पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लेना पसंद करोगे? कितने जीबी की पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लेना पसंद करोगे? भाई पेन ड्राइव फ्री में मिल रही है ना तुम्हें। सर हम तो हार्ड डिस्क में बोल देंगे, हम तो सर उसको कहेंगे फिर तो तू हार्ड डिस्क में दे दे। भाई हमारा काम फ्री में हो जाएगा, पेन ड्राइव फ्री में आ जाएगी, हार्ड डिस्क फ्री में आ जाएगी, सब कुछ फ्री में मंगा लेंगे। नालायक, इसीलिए तो उसने यहां पे लिखा है कि फीस लगेगी। इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया है? फीस लगेगी। अगर आप पेन ड्राइव में मंगवा रहे हो, अगर आपने बोला 64 जीबी की पेन ड्राइव में मुझे डाल के इंफॉर्मेशन दे दो, तो भाई वो लोग मार्केट में जितने की 64 जीबी की पेन ड्राइव आती है उसके डबल पैसे ले लेंगे तुमसे, उसके डबल पैसे तुमसे चार्ज कर लेंगे। तुमने कहा हार्ड डिस्क में डाल के दे दो, जितने की 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क आती है उसके भाई साहब तुमसे डबल से, मतलब कि तुमसे जितना उसका प्राइस होगा उससे ज्यादा तुमसे पैसे ले लिए जाएंगे। वरना तो क्या होगा यश? वरना तो क्या होगा? सारी दुनिया यही काम करेगी। अगर मुझे कोई हार्ड डिस्क चाहिए, भाई आरटीआई लगाओ, उनसे इंफॉर्मेशन लो और वहां से क्या होगा भाई? हार्ड डिस्क आ जाएगी फ्री में। तो ऐसा नहीं होने वाला। वो लोग आपसे फीस चार्ज करने वाले हैं। वो लोग आपसे क्या चार्ज करने वाले हैं स्टूडेंट? फीस चार्ज करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया में लोग मिसयूज ज्यादा करते हैं। इंडिया में आपको पता है लोग मिसयूज ज्यादा करते हैं। ऐसे तो क्या होगा? हर अगला आदमी आरटीआई लगा देगा। हर अगला आदमी क्या कर लेगा भाई? आरटीआई लगा देगा और अपने पास इंफॉर्मेशन मंगवा लेगा। पता लग रहा है भाई ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं। ठीक है, उसने पेपर मंगवा लिए, वो ट्रक के ट्रक उसके पास क्या है? वो भर के आ रहे हैं और फिर वो रद्दी बेच रहा है। इसलिए यहां पे लॉ मेकर ने उसकी क्या रखी हुई है? फीस रखी हुई है। लॉ मेकर कह रहा है हम उसकी क्या चार्ज करेंगे? फीस चार्ज करेंगे। बताओ जी समझ में आया या नहीं आया? बताओ जी समझ में आया या नहीं आया? 7वां पॉइंट, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई साहब? आरटीआई एक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सबसे आसान एक्ट, 17 एक्ट में सबसे आसान, लड्डू, लॉलीपॉप, हलवा भाई, बिल्कुल एकदम हलवा आ रहा है। तो लिखा करो ना नालायक को, मजा आ रहा है ऐसे लिखा करो। 7वां पॉइंट देखो, पढ़ो इसको 7वां पॉइंट को और मुझे समझाओ 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, मुझे समझा दो। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है मुझे समझा दो। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है? आकांक्षा कह रही है यस सर बिल्कुल हलवा है ये चैप्टर। क्योंकि बेटा आपका जो लेवल है ना वो मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। आपका जो लेवल है वो मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। आपको पहले मैंने स्टैम्प ड्यूटी पढ़ाया,
भाई आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा, आप और अलग लेवल पे पहुंच गए। और उसके बाद सोने में सुहागा हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा, जो कि क्वालिफाइड लोगों को भी भाई वो चैप्टर नहीं आता है। मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं ये चीज कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपको पता ही है। और उसके बाद भाई जब ये आसान सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर प्लेन इंग्लिश लिखी हुई है, तो इससे आसान तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। आप लोग इसके नोट्स यहीं से बनाएंगे, यहीं से आपको कॉपी करना है और कुछ आपको नहीं करना है। तो देखो बेटा यहां पे क्या बोला हुआ है कि कुछ कैटेगरी बताई गई है, कुछ सर्टन कैटेगरीज हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, उनको एग्जम्प्ट किया गया है। लॉ मेकर ने सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर कुछ कैटेगरीज को क्या किया हुआ है, एग्जम्प्ट किया हुआ है। कुछ कैटेगरीज को सेक्शन 8 और 9 के अंदर स्टूडेंट एग्जम्प्ट किया है कि आप इनसे इंफॉर्मेशन क्या है भाई, हाँ जी, आप इनसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इनको एग्जम्प्ट किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। आप मुझे बताओ, क्या पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है हमारी, क्या वो एक पब्लिक अथॉरिटी है? क्या पार्लियामेंट एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? बताओ, क्या पार्लियामेंट एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? क्या पार्लियामेंट एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? यस सर। तो पार्लियामेंट क्या है भाई? पब्लिक अथॉरिटी है। अब आपको पता होगा कि जब न्यूज चैनल के अंदर जब पार्लियामेंट्री सेशन चलता है, जब न्यूज चैनल के अंदर पार्लियामेंट्री क्या चलता है भाई, सेशन चलता है, तो वो तो खुलेआम सबको बताया जाता है। वो न्यूज, वो इंफॉर्मेशन तो सबके पास जा रही है ना। जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है वो खबर तो सबके पास जा रही है, वो न्यूज तो सभी के पास जा रही है। पर भाई जब पार्लियामेंट्री सेशन बीच में ब्रेक होता है या नहीं होता? अब जैसे मान लो मैंने आपका ब्रेक किया, माइक निकाल लिया, कोई बच्चा आ गया, मैं उससे कोई बात कर रहा हूं और भाई आप जानना चाहते हो सर आप उससे क्या बात कर रहे हो, या मैं किसी और थर्ड पर्सन से कोई बात कर रहा हूं, आप जानना चाहते हो सर आप उससे क्या बात कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है मानव, नीलम, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सर हमें क्या करना है, आपने क्लास ली, पढ़ा दिया, उसके बाद आप बीच में इंटरवल हो गया, किसी से बात कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो उसमें हमें क्या मतलब है? हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के लिए, उस चीज के अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई पार्लियामेंट्री सेशन में बीच में ब्रेक हो गया और तुम जानना चाहते हो कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है ये अपनी लड़की की या अपने लड़के की मैरिज किससे करवाएगा, कब करवाएगा, तुम ये जानना चाहते हो भाई साहब। तो मुझे बताओ, क्या वो इंफॉर्मेशन आपको बताई जानी चाहिए? विराट कोहली है और विराट कोहली की मैरिज किससे हो गई थी? विराट कोहली की मैरिज किससे हुई भाई? अनुष्का से। तो विराट कोहली ने अनुष्का से क्या कर ली भाई? मैरिज कर ली। अब भाई साहब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, ग्राउंड में आके वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद वो अपने घर जाता है, आ गई बात समझ में? वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या तुम्हें कोई इससे मतलब होना चाहिए? हाँ जी, क्या मतलब कहने का मतलब क्या हिंदुस्तान की पब्लिक को उससे कोई मतलब होना चाहिए? क्या उसकी पर्सनल लाइफ को लेके, क्या उसकी पर्सनल लाइफ को लेके किसी सिटीजन को कोई मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से बता दो भाई, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको कोई मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर आएगा, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ क्लास में बैठे हो, आप मेरे साथ क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बस मुझे इससे मतलब होना चाहिए। मेरी क्लास खत्म हो गई भाई, आप कहां गए, क्या गए, आपने क्या किया, मुझे क्या करना है भाई उससे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मानव आपको पता होगा, मानव आपको पता होगा और वैसे पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को पता है कि लोगों को फिर भी इंटरेस्ट रहता है, लोगों को फिर भी
पर्सनल लाइफ से इंटरेस्ट रहता है। अनुष्का अनुष्का का बेबी होने वाला था भाई, तो लोगों को बड़ी बड़ी जिज्ञासा थी कि वो बेबी कब आएगा दुनिया में। अब देख लो, आप मेरी बात को एग्री करते हुए नहीं करते हो, लोगों को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का इंटरेस्ट रहता है भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। मानो कह रहे तो बिग बॉस देखना चाहिए भाई, मैं तो वैसे कुछ नहीं देखता हूं, आकांक्षा करिए लोग, बिल्कुल वही कहानी है ना भाई। सीएस आप कर रहे हो, सीएस आप कर रहे हो, पेपर आपने दिए, रिजल्ट आपका आएगा, पर फिर भी लोग पड़ोसी आस पड़ोस हर कोई भाई साहब बिजी रहता है, भाई पेपर दे दिया रिजल्ट आ गया। तो आप देख लो, जबकि देखा जाए तो रियलिटी में उनको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी क्या हिंदुस्तान की पब्लिक पर्सनल लाइफ के अंदर टांग अड़ाती है या नहीं अड़ाती है? बस यस और नो लिख दो। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यस, वेरी गुड, सारे बच्चे यस कर रहे हैं, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं भाई। तो इसीलिए यहां पे बोल दिया कि कोई इंडियन सिटीजन टांग ना अड़ाए, कोई इंडियन सिटीजन अपनी टांग ना अड़ाए, कबाब में हड्डी ना बने, कबाब में हड्डी ना बने, टांग ना अड़ाए। पेन कहां चला गया, कहां चला गया भाई पेन? इतनी जोश में आ गया क्या मैं? पेन ही गायब हो गया भाई। कहां चला गया भाई ये? भाई ये तो मुझे लग रहा है जादू हो गया भाई, पेन गायब। तो भाई साहब मुझे बता दो, कोई अपनी टांग ना अड़ाए, कोई बीच में कबाब में हड्डी ना बने, इसीलिए पब्लिक अथॉरिटीज को बोल दिया, इसीलिए पब्लिक अथॉरिटीज को क्या बोल दिया भाई? इसीलिए पब्लिक अथॉरिटीज को बोल दिया कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? और ये सारी डिटेल मैं आपको सेक्शन 8 सेक्शन 9 के अंदर पढ़ाऊंगा कि पब्लिक अथॉरिटीज के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए उसे क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। सेक्शन 8 सेक्शन 9 के अंदर क्या किया गया है भाई? एग्जम्प्ट किया गया है। सर पर अगर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी को, हाँ भाई, अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। तो वो सारी चीजें डिटेल में हम लोग मानव पढ़ेंगे सेक्शन 8 और 9 के अंदर। पर अगर उस इंफॉर्मेशन से हमारी सोवरेनिटी को, हमारी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई खतरा होने वाला है, तो उस केस के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इन डिटेल सेक्शन 8 9 वी विल डू इट वेरी सून। चलो जी, उसके बाद 8th पॉइंट देखो, 8th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 8th पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? हाँ जी, 8th पॉइंट मुझे समझाओ कोई। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे शेड्यूल 2 कर लो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको शेड्यूल 2 कर लो। ये शेड्यूल 2 है भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे शेड्यूल 2 कर लो। और जल्दी से मुझे बता दो 8th पॉइंट क्या कह रहा है, जल्दी से मुझे बता दो 8th पॉइंट क्या कह रहा है। जल्दी से बता दो। वेरी वेरी गुड। इसके लिए मैं आपको शेड्यूल 2 दिखाना चाहूंगा आपकी बुक के अंदर। आपकी बुक के अंदर मैं शेड्यूल 2 दिखाना चाहूंगा। पेज नंबर रेफर कर सकते हैं आप, पेज नंबर 399। और इसके लिए पेज नंबर 398। तो पेज नंबर अगर आप देखोगे 399 निकाल लेते हैं एक बार। तो सलमान खान की मूवी देखी होगी भाई, सलमान खान की मूवी देखी होगी, और उस मूवी के अंदर रॉ एजेंट था वो।
उस मूवी के अंदर वो रॉ एजेंट था। तो ये लिखा हुआ है भाई शेड्यूल 2, ये लिखा हुआ है साफ साफ शेड्यूल 2। और शेड्यूल 2 के अंदर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे CID आ गया भाई, BSF वाले आ गए, आर्मी नेवी वाले आ गए, ठीक है, IB वाले आ गए, रॉ वाले आ गए, बहुत सारी यहाँ पे ऐसी एजेंसीज आ गई हैं, ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई हैं, जैसे IBP ये जो क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री। अभी आपको पता होगा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सिक्योरिटी को लेके भी तो कुछ चीजें होती है भाई। SPG कमांडो बोलते हैं उनको बोलते हैं SPG कमांडो, SPG कमांडो। तो भाई साहब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक था टाइगर, प्रज्ञा कह रही है एक था टाइगर। भाई बेटा मूवी का नाम था दो थे टाइगर, मूवी का नाम था दो थे टाइगर। और एक मूवी आई थी जब तक है सांस, पता है ना आपको? हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वेरी गुड। तो भाई भी अपना कमांडो में है, पर वो SPG में नहीं है भाई, इसमें नहीं है वो, ठीक है ना? तो ये आपको पता होगा ये आपको पता होगा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आपको पता होगा ये अकेले ही जो SPG के कमांडो हैं, ये अकेले ही कितने लोगों को उड़ा देते हैं भाई साहब, अकेले ही कितने लोगों को उड़ाने का दम रखते हैं ये, जब तक है जान सर। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, सारी मूवीज के नाम पता है। ये कह रहा है 90,000, मतलब एक SPG कमांडो भाई हजारों बंदों को क्या अकेले ही उड़ा सकता है, ठीक है ना? आपको पता ही है वो एक गोली मारेगा भाई साहब, पता नहीं कितने राउंड फायर होते हैं उससे, ठीक है ना? मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं और मैं ये कमांडो हूं नहीं, ठीक है, पर मुझे ये पता है कि भाई साहब इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, बाकी इनकी डाइट वीट भी बहुत जबरदस्त होती है भाई साहब। तो इनका मुकाबला पूरे पूरे इंडिया में कोई कर ही नहीं सकता। आपको भी पता होगा कोई भी ऐसा नहीं है जो इन कमांडो का मुकाबला कर पाए। क्या बोलते हो, यस और नो? हाँ जी, क्या बोलते हो, यस और नो? हाँ जी, जल्दी से मुझे बता दो। यस 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 यस, सारे बच्चे यस कह रहे हैं भाई, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी सेक्शन 24 के अंदर कुछ एक्सेप्शन, कुछ यहाँ पे सेक्शन 24 के अंदर, हाँ सेक्शन 24 के अंदर 2 एक्सेप्शन बता रखी हैं, वो बाद में बताऊंगा। सेक्शन 24 में 2 एक्सेप्शन बता रखी है जहां पे हमें इन शेड्यूल 2 के अंदर जो एजेंसीज बताई गई है इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो 2 एक्सेप्शन मैं आपको बाद में बता दूंगा। मुझे बताओ चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा, बताओ भाई। चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, बताओ भाई। जबरदस्त है भाई, ये चैप्टर जबरदस्त है। और लड्डू है भाई, हलवा है, लॉलीपॉप है भाई, ये चैप्टर पूरे मार्क्स लेके आने भाई, इसमें फुल मार्क्स लेके आएंगे इस चैप्टर के अंदर, चाहे कुछ हो जाए। सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के लिए CBI, आर्मी, CID, रॉ, ठीक है, ये सब हो गए, ये सारी अथॉरिटी। तो इसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर अथॉरिटी बताई गई है, अथॉरिटी बताई गई है जिनको एग्जम्प्ट किया गया है इंफॉर्मेशन से। तो टोटल मिला के कितने लोग एग्जम्प्ट हैं इंफॉर्मेशन देने से? टोटल मिला के कितने लोग एग्जम्प्ट हैं इंफॉर्मेशन देने से, बताओ मुझे। टोटल मिला के कितने लोग हैं जिनको, कितनी अथॉरिटीज हैं या कितने लोग हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है इंफॉर्मेशन देने से? क्या मैं बोल सकता हूं? एक तो सेक्शन 8 है, एक सेक्शन 9 है और एक शेड्यूल 2 है। तो 3 कैटेगरी हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, 3 कैटेगरी हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, 8, 9 और शेड्यूल 2, 8, 9 और शेड्यूल 2। यहां पे लिखा हुआ था ऑल सिटीजन। पॉइंट नंबर 4 और 8 को कोरिलेट करेंगे यहां पे, तो ऑल सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन में क्या आएगा?
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन में आएगा सेक्शन 8, 9 प्लस शेड्यूल 2 प्लस शेड्यूल 2। भाई जो सेक्शन 24 बोल रहा है बच्चा, वो यहाँ पे शेड्यूल 2 की एक्सेप्शन है, जिसमें 2 एक्सेप्शन सेक्शन 24 के अंदर बता रखी है। वो हम पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दो, जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दो, यस और नो। हाँ जी, यस और नो। चलो भाई, तो ये आरटीआई का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आरटीआई का यहाँ पे दिया हुआ है। ये लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से पढ़ लेंगे भाई। इसका मैंने चार्ट बनवा दिया है, इसका मैं चार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, चलें आगे, आगे प्रोसीड करें हम लोग। हाँ जी, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, आरटीआई के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? आप मुझे खुद से बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होगा? कि जो क्या है भाई, पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाए, जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाए भाई, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए। मैंने आपको पहले भी बोला, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? यहाँ पे हम लोग किस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ रहे हैं? कि हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेके आने हैं, तो मुझे बताओ उसी तरीके से मेहनत करनी होगी या नहीं करनी होगी? उस लेवल की मेहनत चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी भाई? अगर हमें ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं तो उस लेवल की हमें मेहनत करनी होगी, आपको भी करनी होगी, मुझे भी करनी होगी, तो जाके भाई साहब हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, वो जवाब दे ही रहे, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, उनके काम के अंदर क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब मुझे ये बताओ ऑब्जेक्टिव, इस पूरे पैरा को पढ़ो, इस पूरे पैरा को पढ़ो। ऑब्जेक्टिव के अंदर जल्दी से पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है भाई। तो ये आरटीआई एक्ट क्या कर रहा है भाई साहब? जितने भी सिटीजन हैं, ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट दे रहा है। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज ने हेल्ड कर रखी है इंफॉर्मेशन, जो भी पब्लिक अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन क्या कर रखी है, हेल्ड कर रखी है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको एक सिटीजन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसके पास राइट है। इससे क्या प्रमोट होगा? एक बार सारे बच्चे लिख के बता दो। इससे जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी वर्किंग के अंदर क्या प्रमोट किया जाएगा, उनकी वर्किंग के अंदर क्या प्रमोट किया जाएगा? सारे बच्चे लिखकर बता दो, सारे बच्चे लिखकर बता दो। तुम में कितना है दम? भाई सारे बच्चों ने लिख दिया, ये तो आग लगा दी भाई। गुप्ता जी, सारे बच्चों ने आग लगा दी है। नीलू बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चों ने लिख के भेज दिया। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी भाई। तो सबसे पहला केस लॉ करेंगे इसका सबसे पहला केस लॉ करेंगे बच्चों। और सबसे पहला केस लॉ क्या है? नाम बता दो। सबसे पहला केस लॉ आ गया आपके सामने, केस लॉ नंबर 1। सबसे पहला केस लॉ क्या है? अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहला केस लॉ है भाई।
अंजलि भारद्वाज का सबसे पहला केस लॉ है और इसने रिट पिटीशन लगाई थी और ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन लगानी हो, रिट का मतलब पता है किसी भी बच्चे को? व्हाट डू यू मीन बाय रिट? ये रिट वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है? रिट वर्ड का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 5 रिट पढ़ाई जाती है भाई, वैसे तो और भी होती हैं, पर 5 रिट आपके सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ाते हैं। रिट का मतलब कह रहे हैं ऑर्डर, नहीं भाई गलत, लीगल ऑर्डर, गलत गलत है भाई। किसको ऑर्डर दे रहे हो? ऑर्डर किस, क्या बोलना चाहते हो आप? बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। रिट का मतलब होता है, लिख लो, रिट का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन गिवन बाय द, डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट। और ये डायरेक्शन कौन दे सकता है? हाँ जी, ये डायरेक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। जो रिट की डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो रिट की डायरेक्शन मतलब रिट के अंदर हाई कोर्ट क्या कर रहा है? एक डायरेक्शन दे रहा है। रिट के अंदर हाई कोर्ट क्या कर रहा है? एक डायरेक्शन दे रहा है। रिट के अंदर हाई कोर्ट क्या कर रहा है स्टूडेंट? एक डायरेक्शन दे रहा है। तो रिट के अंदर क्या होता है भाई? कोर्ट एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। और यहां पे रिट जो लगाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगती है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है भाई? सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगाते हैं उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32। तो यहां पे लिख लो आर्टिकल 32। नालायकों आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, रिट पिटीशन। नीलम बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। एनी डाउट? देखो जी इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर क्या बोला गया भाई? 15 फरवरी 2019 को ऑब्जर्व किया है कुछ, हाई कोर्ट ने कुछ बोला है। तो हाई कोर्ट यहां पे क्या बोलता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस, कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन हो रहा है वहां क्या है? गुड गवर्नेंस है। जहां पे क्या हो रहा है भाई? राइट टू इंफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे क्या है? गुड गवर्नेंस है। भारत सरकार की तरफ से भाई और बहनों, भारत सरकार की तरफ से आईसीएसआई को हर साल कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस अवार्ड मिलता है। तो भारत सरकार हमारे इंस्टीट्यूट को, एक बार सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो भाई साहब, सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो। भारत सरकार हर साल आईसीएसआई को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड देती है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड देती है भाई साहब। और आईसीएसआई को यह अवार्ड क्यों मिलता है? सारे बच्चे बता दो, आईसीएसआई को यह अवार्ड क्यों मिलता है? आईसीएसआई को यह अवार्ड क्यों मिलता है? आईसीएसआई को यह अवार्ड क्यों मिलता है? सारे बच्चे बता दो। क्योंकि आईसीएसआई के जो क्या है बच्चों? कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो आईसीएसआई के कंपनी सेक्रेटरी हैं। और जितनी भी कंपनीज ये कंपनी सेक्रेटरी देख रहे हैं उनके अंदर लॉ का कंप्लायंस करवाती हैं, लॉ का कंप्लायंस करवाती हैं। बात समझ में आ रही है? सीए को भी नहीं मिलता भाई साहब, सीएस को मिल रहा है ये। तो आप देख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट है उसको ये अवार्ड मिल रहा है, सीए इंस्टीट्यूट को भी ये अवार्ड नहीं मिल रहा। तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी।
सीए किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो भी आपको पता होगा, और एक कंपनी सेक्रेटरी को किस चीज के लिए जाना जाता है मेरे दोस्तों, एक कंपनी सेक्रेटरी को किस चीज के लिए जाना जाता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी को जाना जाता है। सीए को किस काम के लिए जानते हैं वो आप सब बता सकते हैं और आप सबको पता होगा, मैं यहां पे बोलना नहीं चाहूंगा। भाई और बहनों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? शाम को 8 बजे मोदी जी आते हैं तो ऐसे ही बोलते ना, भाई और बहनों, तो मैं भी ऐसे ही तुम्हें बोल के बता रहा हूं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बस सर, मिशन भी यही है। वेरी वेरी गुड, क्या बात है। तो बेटा, मिशन कब अचीव होगा? जब नॉलेजेबल कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। मिशन कब अचीव होगा दोस्तों? जब नॉलेजेबल कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। दिन रात एक लगा दोगे, दिन रात एक लगा दोगे तो जाके ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। और वैसे मैंने बोला भी था कि भाई साहब, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करते तो मजा ही अलग आ जाता। बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करते तो मजा ही अलग आ जाता। आपके सर आपको बोथ ग्रुप में रैंक दिलवा के छोड़ते, चाहे कुछ हो जाता भाई। दुनिया इधर की उधर हो जाती, तुम लोगों का बोथ ग्रुप में रैंक आता, चाहे कुछ हो जाता। सर, हमसे तो 4 पेपर की पढ़ाई नहीं हो रही है, हम 8 पेपर की कैसे पढ़ते? तो भाई साहब, हार नहीं माननी है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ढील नहीं छोड़नी। 4 पेपर दे रहे हो भाई साहब, 4 के अंदर ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेके आओ। रैंक नहीं आएगा तो क्या हो गया? 4 पेपर के अंदर ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स तो लेके आ सकते हो भाई, हाईएस्ट मार्क्स तो लेके आ सकते हो। चलो जी, आगे बढ़े। तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन हो रही है तो क्या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होने लग जाएगी या नहीं? यस। आगे क्या बोलता है भाई? आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होनी चाहिए? गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो इस एक्ट का यही ऑब्जेक्टिव है। चार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बताए गए हैं। 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बताए गए हैं। पहला, इससे जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी फंक्शनिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी या ज्यादा आएगी? बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। आ गई बात समझ में? अगर ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी भाई? जब ये इंफॉर्मेशन सिटीजन को दी जाएगी तो इससे क्या होगा? सिटीजन के बीच में और सरकार के बीच में, सिटीजन और सरकार के बीच में डिसीजन मेकिंग में पार्टनरशिप हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या हो जाएगी? एक पार्टनरशिप हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा, सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था आईटीओ में। सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था आईटीओ में। और वो धरना प्रदर्शन क्या था भाई आईटीओ में? कि हमारी कॉपी जो है वो इंस्टीट्यूट ढंग से चेक नहीं करता। हमारी जो कॉपी है वो इंस्टीट्यूट ढंग से चेक नहीं करता। इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने धरना किया था। मुझे बताओ, अगर आईसीएआई अगर इस अथॉरिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इस अथॉरिटी के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी है और स्टूडेंट और आईसीएआई जो ये इंस्टीट्यूट है, दोनों के बीच में अगर ट्रांसपेरेंसी है तो क्या आपस में डिसीजन मेकिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी? क्या आपस में डिसीजन मेकिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी?
बच्चे कह रहे हैं यस, तो बच्चे कह रहे हैं यस। तो इसीलिए भाई हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, आपस में पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो जाके। इसलिए मुझे बताओ, क्या कभी आईसीएसआई के बच्चों को ऐसा काम करना चाहिए, ये धरने उरने देने चाहिए क्या? मुझे बताओ, क्या आईसीएसआई के बच्चों को ऐसा काम करना चाहिए? या आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है टॉप पे, जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है सर, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, और सर उन लोगों में भी इतना दिमाग है, वो लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं और अच्छे डिसीजन हमारे लिए ले सकते हैं, अच्छे डिसीजन हमारे लिए ले सकते हैं। बिल्कुल प्रज्ञा बिल्कुल सही करी। देखो भाई, अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों को धरने में बैठने की कोई जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे टीचर आईसीएसआई के मेंबर हैं, तो भाई हम लोग अपने प्रेसिडेंट को बता सकते हैं ना कि सर हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम सारे टीचर पूरे हिंदुस्तान में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सारे के सारे भाई क्वालिफाइड हैं, और अगर ये सारे के सारे टीचर आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को बताएंगे कि सर हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या आईसीएसआई डिसीजन लेगा या नहीं लेगा? स्टूडेंट से अच्छा ये है कि स्टूडेंट्स की कंप्लेन लेके सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएं। ये ज्यादा बेटर रूट है या नहीं है? बताओ, ये एथिकल तरीका होगा या नहीं होगा? बताओ, मुझे बताओ। देखो, मैंने तो अपनी एक बात आपके सामने रखी है, क्या ये एक एथिकल वे है या नहीं है? और अगर हम सारे स्टूडेंट्स भाई पब्लिक मीडिया में आके आईसीएसआई के लिए गलत बोलेंगे, तो क्या ये हमारे इंस्टीट्यूट की इमेज को खराब करेगा या नहीं करेगा? क्या लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर थूकना स्टार्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे? और भाई ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपके राजेश सर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते स्टूडेंट कि अगर कोई भी हो, चाहे कोई मेंबर हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, वो आईसीएसआई के लिए गलत बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ये हमें सब कुछ दिलाने वाला है, जो भी कुछ आपने ड्रीम किया है ये आईसीएसआई आपको सब कुछ दिलाने वाला है। तो मैं तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई, चाहे वो सही हो गलत हो। सीधी सी सिंपल सी बात है, उसका एक तरीका होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उसका एक रूट होना चाहिए, कंप्लेन करने का एक रूट मैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ एक बार सारे बच्चे दोबारा से यस बताओ, मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? भाई सहमत हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई आपका ओपिनियन अपना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे टीचर, सारे मेंबर्स आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सर स्टूडेंट्स के साथ ये गलत चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग बेटर होगी और हमारे इंस्टीट्यूट की इमेज खराब नहीं होगी। अगर आपको अपने मम्मी पापा से कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, तो भाई आप डायरेक्टली उनको बताओ, उनसे बातचीत करो, तो उससे डिसीजन मेकिंग होगी, उससे सोल्यूशन निकलेगा। पड़ोसी को बताओगे तो कोई फायदा नहीं है, पड़ोसी तो आग लगाएगा भाई, पड़ोसी तो आग लगाएगा। वो कहते हैं ना कि भाई आग लगाओ तमाशा देखो मजे लो, तो हमें ऐसे काम नहीं करने। एक बार ऐसा कर दो, लाइक कर दो, सारे बच्चे लाइक कर दो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, क्योंकि मैंने आपके कमेंट पढ़े नहीं तो मुझे एक बार पता लग जाए। रेखा लाइक कर रही है, वेरी गुड। सृष्टि भी कह रही है बिल्कुल सही बात है भाई। नीलम भी कह रही है बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। प्रशांत भी कह रहा है, अभय, नीलू, सारे बच्चे कह रहे हैं, हर्ष पांडे, तो ये सारे बच्चे सहमत हैं भाई। देखो ये मेरा अपना ओपिनियन है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो हर किसी का अपना अपना, गुप्ता जी भी कह रहे हैं सही बात है। चलो आप सबको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कभी भी किसी के बोलने के ऊपर मत जाओ, क्योंकि कई बार जो कहते हैं ना, जो बोला जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है कई बार वो दिखता नहीं है। तो हमेशा किसी के बोलने के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और हमेशा बेटा जो बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है जी? तो वो चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी, ठीक है ना? अभी आप बच्चे हो, धीरे धीरे इन चीजों को आप लोग सीखोगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? इंप्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या इससे अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
क्या गवर्नमेंट अपना काम सही ढंग से करेगी या नहीं करेगी? क्या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम सही ढंग से करेंगे या नहीं करेंगे? और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पता नहीं स्टूडेंट, मुझे क्यों लगता है ऐसा कि शायद इस बार ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा जैसा लास्ट टाइम पे स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया। मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब गुड गवर्नेंस बताओ, आरटीआई के अंदर गुड गवर्नेंस बताओ विथ केस लॉ। आरटीआई के अंदर गुड गवर्नेंस बताओ विथ केस लॉ। तो कौन से केस लॉ का नाम लिख के आओगे? कौन से केस लॉ का नाम लिख के आओगे? बताओ कौन से केस लॉ का नाम लिख के आओगे? तो अगर एग्जाम में आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आ जाए अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस लॉ का नाम लिख के आना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव ये सब छाप के आना है। बात समझ में आ रही है? तो ये केस लॉ का नाम लिख के आ जाना, केस लॉ का नाम लिख के आ जाना। यूनियन ऑफ इंडिया भी याद रखो भाई, ठीक है? यश बिल्कुल सही है भाई, अंजलि वर्सेस यूनियन, ठीक है? एग्जाम में इतना भी लिख के आ जाओगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम में इतना भी लिख के आ जाओगे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बाकी हमें ये भी लिख के आना है। तो ये वाला पैरा पढ़ो, ये वाला पैरा पढ़ो एक बार, क्या बोलता है? कहता है जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। केवल ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मैं आपको बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 19 और एक आर्टिकल है 16, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16, ठीक है ना? ये मेरे नोट्स के अंदर बना हुआ है। नोट्स में मैंने बनाया हुआ है क्या? नोट्स में तो नहीं बनाया हुआ मैंने। नाइनटीन और 21 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था भाई। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने का पूरा राइट है। तो जो बोलना है भाई साहब बोलो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और एक आर्टिकल है 21 जो हमें राइट ऑफ लिबर्टी देता है, और राइट ऑफ लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ बॉडी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, ठीक है जी? आपको अपनी बात रखने का क्या है? राइट है। और राइट ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ बॉडी है, मतलब कि तुम्हें कोई कैद करके नहीं रख सकता, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें कोई कैद कर रहा है, अगर तुम किसी की कैद में हो, आर्टिकल 21 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी की कैद में है तो उसके पास राइट है, राइट टू नो है, वो जान सकता है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है कि भाई मुझे कैद में क्यों रखा गया है। तो क्या मुझे बताओ, क्या आप सारे बच्चे अभी किसी की कैद में हैं? क्या आपको किसी ने कैद करके रखा हुआ है या आप फ्री हो भाई? मानव कह रहा नहीं सर, हम किसी की कैद में नहीं है। और अगर तुम्हें कोई बंदी बना ले तो तुम्हारे पास राइट टू नो है,
ठीक है जी, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन लेने का राइट है कि वो तुम्हें कैद क्यों कर रहा है। वैसे थोड़ी बहुत तो कैद है ना भाई, पेरेंट्स की कैद, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कैद में हो तुम, थोड़े बहुत कंट्रोल के अंदर तो हो पेरेंट्स के। आ गई बात समझ में? कहीं ना कहीं आज़ादी 1940s कब मिली थी आज़ादी यार, मेरे को भूल गया। हाँ, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, नालायक, बिल्कुल सही जवाब दिया प्रज्ञा ने। कोविड की कैद में हम लोग हैं, सबसे बढ़िया जवाब दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को, ऐसे जवाब मिलने चाहिए। ठीक है, कह रहा है 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में, बट अभी भी हम लोग पूरे आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हम लोग किसी ना किसी कैद में फंसे हुए हैं। कोई किसी की कैद में फंसा हुआ है, कोई बंदा मैरिज होने के बाद वाइफ की कैद में फंसा हुआ है, कोई मैरिज होने से पहले पेरेंट्स की कैद में फंसा हुआ है, कोई किसी और कैद में फंसा हुआ है। तो हर बंदा किसी ना किसी कैद के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, कोई भी बंदा खुला सांड नहीं घूम रहा भाई। आ गई बात समझ में? हर कोई किसी की कैद में फंसा हुआ है। चलो, तो ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है भाई, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। देखो, जेआईजीएल की क्लास का मजा ही एक अलग है, ठीक है, वो टैक्स की कहानी है भाई, जिसके अंदर मेहनत चाहिए। टैक्स हमसे मेहनत मांगता है, ये हमें भाई खुशी देता है, तो इसको खुशी से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ जेआईजीएल के और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। टैक्स के अंदर अपने प्रोविजन सॉलिड करो। देखो, पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, वही टैक्स पढ़ा रहा है, वही आपको जेआईजीएल पढ़ा रहा है। कई बच्चों को टैक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, कई बच्चों को जेआईजीएल में इंटरेस्ट आ रहा है, कई बच्चों को दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है, कई बच्चों को दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है भाई। तो इंटरेस्ट हमें बनाना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमें स्टूडेंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर लोगे, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है भाई, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, पहले ही बता दूं। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नाउ अ लेजिस्लेशन फॉर्म फॉर आरटीआई एक्ट, अ लीगल रिजीम, एक लीगल रिजीम बन गई है। क्या मैं बोल सकता हूं आपके पास, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि पहले 2000 आरटीआई एक्ट 2005 से पहले इसका लीगल लेजिस्लेशन नहीं था, आरटीआई का एक्ट नहीं बना हुआ था 2005 से पहले। कल की क्लास में, फ्राइडे की क्लास में, मैं आपको 2005 से पहले की हिस्ट्री भी बताऊंगा आरटीआई की, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा भाई आपको। तो 2005 से पहले क्या था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू हमें क्या मिला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें क्या दिया हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट दिया हुआ था। तो 2005 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें क्या है, इंफॉर्मेशन का, राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट दिया हुआ था आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के थ्रू। बट 2005 के बाद हम बोल सकते हैं कि इसका लीगल लेजिस्लेशन बन गया, इसका कानून बन गया और हमें कानून के तहत राइट मिल गया। बात समझ में आ रही है? और अब हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उससे वो एक्सेस कर सकते हैं, उससे वो निकलवा सकते हैं। क्या हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री के अंदर? बताओ, क्या हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं है? सारे बच्चे लिख के बताओ, हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं है? सारे कह रहे हैं यस। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आजादी। क्या बात है, किस चीज की आजादी बेटा, किस चीज की आजादी है तुम्हें? इंडिपेंडेंट। डेमोक्रेसी कह रहा है इंडिपेंडेंट, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जीने की आजादी है, चलने फिरने घूमने की आजादी नहीं है क्या? बस जीने की आजादी है नालायकों। किसकी आजादी है तुम्हें? बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, सब चीज की आजादी है भाई। हमें वोट देने की, लोकतंत्र है। वेरी गुड अभय, बहुत बढ़िया, ये मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तो अभय ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लोकतंत्र की आजादी है,
भारत देश पूरा लोकतंत्र है भाई साहब, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। बिल्कुल, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, हम अपना माई बाप चुन सकते हैं, हम ये चुन सकते हैं कि भाई हमारा देश कौन चलाएगा। क्या हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम हिंदुस्तान की सरकार इलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि हमारे हिंदुस्तान को कौन चलाएगा? आंसर इज यस। तो हमारे पास क्या है? लोकतंत्र है। हमारे पास क्या है भाई? लोकतंत्र है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और अगर आपको मजा आ रहा है तो एक और बार लिख दो स्टूडेंट की मजा आ रहा है। एक और बार लिख दो भाई मजा आ रहा है, जल्दी से लिख दो। नहीं भी आ रहा है तो भाई लिखना चाहिए आपको कि मजा आ रहा है, तभी आपको मजा आएगा। सिमिल कह रही है मजा आ रहा है, रेखा कह रही है मजा आ रहा है, आकांक्षा कह रही है मजा आ रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं भाई मजा आ रहा है। तो आगे पढ़ो भाई, क्या लिखा है आगे पढ़ो भाई। ये चैप्टर इजी लग रहा है नहीं लग रहा बताओ? अगर ये चैप्टर इजी लग रहा है तो भाई इजी भी लिखो। ये चैप्टर हर्ष इजी लग रहा है, हर्ष थोड़ा सा बीमार है, थोड़ी तबीयत खराब है, भगवान से दुआएं करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे कह रहे हैं इजी लग रहा है, बहुत इजी है भाई, बहुत आसान है, लड्डू है, लॉलीपॉप है भाई। ये चैप्टर तो खुद से कर लेंगे सर, ये चैप्टर आप रहने ही दो इसको, आप रहने दो सर इस चैप्टर को, हम खुद से कर लेंगे। बहुत इजी है, वर्मा जी कह रहे हैं बहुत इजी है। क्या इससे करप्शन कम होगा या नहीं होगा? क्या इससे करप्शन कम होगा या नहीं होगा? मानव कह रहा है सर ऐसा भी नहीं बोल रहे हम, करवाएंगे तो हमारे राजेश सर ही करवाएंगे, हम अपने राजेश सर से करेंगे ये चैप्टर, ऐसा मानव कह रहा है। तो ये एक्ट केवल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं दे रहा, ये एक्ट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं दे रहा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे राइट्स आपको यहाँ पे दे रहा है। और इस एक्ट का अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा तो गुड गवर्नेंस होगी, गुड गवर्नेंस होगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी विजन यही है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो भी ये सरकारी अथॉरिटीज हैं, ये अपना काम गुड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ करें, ये अपना काम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ करें। बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे एक बार बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है अगले पेज पे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन लेने का जो राइट है वो किसके पास है? विच ऑफ द फॉलोइंग विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? रेजिडेंट जो लोग हैं या जो लोग 21 साल के हैं, या सिटीजन क्या आंसर है भाई साहब? आंसर इज डी, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास इसका राइट है। मुझे बताओ ये पूरा चैप्टर जो है, ये जो पूरा चैप्टर है, क्या वो इसी के बीच में इंडियन सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी, इंडियन सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी, और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर राइट टू इंफॉर्मेशन लेने का राइट है तो क्या उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? क्या उसके अंदर करप्शन कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आंसर इज यस। अब हमें ये जानना होगा इस चैप्टर की जान पब्लिक अथॉरिटी, पढ़ना चाहोगे या नहीं? इस चैप्टर की जान भाई ये पढ़ लिया तो बस चैप्टर हो गया एक तरीके से। बताओ नेक्स्ट क्लास देख लो। अरे भाई बोलो, इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है फिर भी नहीं बोल रहे पढ़ना चाहेंगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना हमें, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना हमें, बस अब नेक्स्ट क्लास। ये गलत बात है ना भाई, कई बच्चे कह रहे हैं पढ़ना चाहेंगे। प्लीज सर नेक्स्ट क्लास। क्यों आकांक्षा? मानव कह रहा है पढ़ना चाहेंगे। भाई आपके पास तो ऑप्शन भी है, बैकअप भी देख सकते हो भाई, पढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम लोग, मैं देखता हूं हर बैच के अंदर, चाहे आपका बैच हो चाहे कोई सा भी बैच हो भाई, बच्चा हमेशा यही बोलता है। मेरी क्लास के अंदर मैंने देखा है बच्चा हमेशा यही बोलता है, सर छोड़ दो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है क्या? सर अब मत पढ़ाओ, कल पढ़ा लेना। तो भाई राजेश सर की क्लास का स्टार्ट होने का टाइम है,
9:30 खत्म होने का भाई, ना 1:30 बजे खत्म होगी ना 2 बजे खत्म होगी, जब तक मेरा मन चाहेगा जब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब तक मेरा मन चाहेगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्योंकि भाई साहब मैच्योरिटी ऑफ वोट करा लो सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा अपना स्टैमिना बनाना है। 4-4, आपको पता है सीए वाले जो बच्चे होते हैं 8-8 घंटे की क्लासेस लेते हैं। सोचो, जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं वो 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं। क्या सीएस वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते? और सीएस वाले क्या मतलब आप लोग नहीं पढ़ सकते क्या? सीएस में भी कई ऐसे बच्चे हैं भाई जो लोग 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या आप लोग नहीं पढ़ सकते हो? क्या आप लोग 4-4 घंटे की क्लास नहीं ले सकते? बताओ, क्या आप लोग 4-4 घंटे की क्लास नहीं ले सकते? 16 घंटे पढ़ने वाले सीएस वाले बिल्कुल लोगे 16 घंटे की क्लास। एक दिन तुम्हारी 16 घंटे की क्लास रख लेंगे, है ना? हाँ भाई बोलो। चलो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, पब्लिक अथॉरिटी खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, आज करा दो, वेरी गुड। ये हुई ना बात, यादव जी मजा आ गया भाई, यादव जी मजा आ गया। चलो एक बार लास्ट टाइम सारे बच्चे बोल दो, कितने बच्चे तैयार हैं पब्लिक अथॉरिटी पढ़ने के लिए? क्योंकि भाई पब्लिक अथॉरिटी पता लग गया तो पता लग जाएगा आपको कि किस किस से आपके पास आरटीआई लगाने का राइट है। आपको पता लग जाएगा किस किस के पास आपके पास आरटीआई लगाने का राइट है। देखो भाई एक चीज आपको पता होगी, टीचर भी क्या करते हैं, इवन 1.5 घंटे की क्लास है 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटे की क्लास है 2 घंटा पढ़ाएंगे, डॉट 2 घंटा पढ़ाएंगे, डॉट 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, क्लास खत्म कर देंगे। आपको पता लग गया होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब आप फेस टू फेस आते थे तब भी आपने देखा होगा, और ऑनलाइन के अंदर भी आपने देखा होगा। ऑनलाइन में मैं कहूंगा कि मुझे ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि मुझे ज्यादा आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है। मेरा गला भी भाई दर्द हो जाता है। फेस टू फेस में तो बात ही अलग है भाई साहब, यहां बैठे हुए नजर आते थे, मजा ही अलग आता था मेरे को। फेस टू फेस की तो बात ही अलग है। मानव कह रहा मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलो भाई, तो पब्लिक अथॉरिटी, तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मीन्स और इंक्लूड्स। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मीन्स और इंक्लूड्स। इस डेफिनेशन को ढंग से समझना है, जान लगा देनी है भाई, पूरी जान लगा देनी है। ऐसे चार्ट बना लेना, पब्लिक अथॉरिटी साथ के साथ बना दो, मीन्स इंक्लूड्स, मीन्स इंक्लूड्स। तो पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो 2 पार्ट में, मीन्स में और इंक्लूड्स में। मीन्स का मतलब क्या, जल्दी से बता दो, मीन्स का मतलब क्या? तो मीन्स का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव है। मीन्स का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव है। और मीन्स के अंदर 3 लोगों को लिया गया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 लोगों को यहां पे लिया गया है। तो बोला गया है पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, एनी बॉडी, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी हो। तो मीन्स का मतलब क्या बोला गया है, एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ए बी सी नहीं है, ए बी आई है। कौन है भाई, ए बी आई। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, एनी बॉडी, एनी इंस्टीट्यूशन। या तो सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हो, या तो गवर्नमेंट ने खुद उसे एस्टैब्लिश किया हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के द्वारा उसे एस्टैब्लिश किया गया हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के द्वारा उसे एस्टैब्लिश किया गया हो। अगर सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो सरकार बनी हुई है, आपकी जो सरकार बनी हुई है, आपकी जो सरकार बनी हुई है, आपको पता होगा इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, ये पार्टी सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है। सीबीएसई बोर्ड, तो ये बोर्ड जो बनाया गया है ये सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है, ये सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमने एमसीडी बनाया है, आपको पता होगा, हमने सेबी बनाया है, हमने आरबीआई बनाया है, हमने और भी बहुत सारे लोग बनाए हैं।
These are the examples student, these are the examples. तो मुझे बताओ पब्लिक अथॉरिटी किसको मानोगे? मुझे बताओ पब्लिक अथॉरिटी किसको मानेंगे? सर कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या तो वो सरकार ने बनाया हो या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने बनाया हो, या तो वो सरकार ने बनाया हो या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने बनाया हो। जो भाई सरकार बनाती है, एनी इंस्टीट्यूशन बॉडी और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एसएल का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। क्या मैं बोल सकता हूं कि पार्लियामेंट ने आईसीएसआई को बनाया, पार्लियामेंट ने आईसीएआई को बनाया, पार्लियामेंट ने सेबी बनाई, एसबीआई एक्ट बना रखा है। तो ये सब तो सीधी सिंपल सी बात है, या तो सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हो वो चीज, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ने उस चीजों को बनाया हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पूरे हिंदुस्तान में 3 हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। तो एमपी और एमएलए जो भी इनके ऑफिस हैं, एमपी और एमएलए के जो भी क्या है भाई ऑफिस हैं, ये सारे क्या हैं? हाँ जी, ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। तो यहां से आप क्या है इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। जो एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। क्या बोला भाई? एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, या कोई भी मिनिस्ट्री हो आगे ईटीसी, कोई भी मिनिस्ट्री हो आगे ईटीसी, तो वो सारे के सारे क्या है भाई? पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आते हैं। जुडिशरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सब भी, ये सारे के सारे लोग भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। ये सारे भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ मुझे, क्या आपको पब्लिक अथॉरिटी मीन्स समझ में आया? क्या आपको पब्लिक अथॉरिटी मीन्स समझ में आया? मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया भाई, मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया। प्रज्ञा कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे चार्ट कैसे लगते हैं आपको? मेरे चार्ट कैसे लगते हैं आपको? अंची, मेरे चार्ट कैसे लगते हैं आपको? आगे देखो, इंक्लूड्स में क्या कह रहा है भाई? इंक्लूड्स के अंदर क्या कह रहा है? इंक्लूड्स के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, एक नोट यहां पे लिखा हुआ है, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आती है, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन लेके आती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई? हाँ जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आती है तो उस केस के अंदर क्या होगा? हाँ जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आती है तो उस केस के अंदर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आ जाती है और बोलती है कि इसे भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा, तो उसको भी क्या माना जाएगा भाई? पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेके आई थी, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं लीगली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेके आई थी वो प्लानिंग कमीशन के लिए नोटिफिकेशन लेके आई थी। और हमारी प्लानिंग कमीशन कौन है? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, हमारी प्लानिंग कमीशन कौन है? हमारी प्लानिंग कमीशन कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग फुल फॉर्म बताओ भाई क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस, तो क्या इसे भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा? क्या नीति आयोग को भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस कर दो, आंसर इज यस, आंसर इज यस, इसको भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। एक बार हमारी बुक के अंदर पढ़ लेते हैं भाई। तो बुक के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मीन्स, और मीन्स में क्या बोला है भाई साहब?
मीन्स में क्या बोला है, कोई अथॉरिटी है, बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सेल्फ गवर्नमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, या नोटिफिकेशन कौन लेके आया, तो नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट का मतलब चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कोई नोटिफिकेशन लेके आती है और वो कहती है कि ये अथॉरिटी, ये बॉडी, ये इंस्टीट्यूशन क्या माना जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी, तो आप उसे क्या मानेंगे, पब्लिक अथॉरिटी मानेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, यस और नो, जल्दी से बता दो। इंक्लूड्स, अगला आ गया इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है भाई? इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? तो ये जो इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब है इंक्लूसिव है। जो लॉ मेकर ने बता दिया वो तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही, उसके अलावा ये लोग औरों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड के अंदर क्या आ जाएगा भाई? इंक्लूड एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। तो अगर सरकार द्वारा, अगर सरकार का किसी कोई मतलब ओन्ड है, अगर भारत सरकार, अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, अगर ओनर है, अगर सरकार के पास क्या है, ओनरशिप है, अगर सरकार के पास, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी बॉडी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये पेन लिख नहीं रहा, हाँ भाई, या किसी भी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी अथॉरिटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसमें सरकार के पास क्या हो, ओनरशिप हो, तो उसे भी क्या माना जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा, या सरकार के कंट्रोल में हो। मुझे बताओ कंट्रोल का मतलब क्या? हम मैं ये बोल सकता हूं कि सरकार के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, सरकार के पास उस ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर है। और कितने परसेंट पावर है भाई? आंची, मोर देन 50%। अगर सरकार के पास किसी भी 51 नहीं भाई, मोर देन 50%, 50 नहीं भाई, मोर देन 50%। होल्डिंग सब्सिडी पढ़ा होगा ना भाई आपने, आ गई बात समझ में? मिनिमम है ना भाई, ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तो किसी भी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन में अगर मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर सरकार अपॉइंट कर सकती है तो उसके अंदर माना जाएगा कि किसका कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है। अगर सरकार ने किसी को फाइनेंस किया हुआ है, तो मैं भाई राजेश नेगी, तो मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं, और सरकार क्या करती है, उसमें पैसा लगाती है। सरकार मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, फंड दे रही है। मान लो सरकार ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा दिया? हाँ जी, सरकार ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 2000 नहीं 20,000 करोड़ दे दिए भाई। हम तो ज्यादा पैसे की बात करेंगे ना। सरकार ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 करोड़ दे दिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो भी पब्लिक अथॉरिटी है? क्या मैं बोल सकता हूं अब वो भी पब्लिक अथॉरिटी है? यस और नो, यस और नो। जैसे आप लोग सारे बच्चे कहां पढ़ रहे हो भाई? टॉपर्स इंस्टीट्यूट में। आप सारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? टॉपर्स इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या यहां पे सरकार ने पैसा लगाया है? क्या इस इंस्टीट्यूट के अंदर सरकार ने पैसा लगा रखा है? क्या टॉपर्स इंस्टीट्यूट, क्या जो टॉपर्स इंस्टीट्यूट है, क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है? यस और नो। क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है? यस और नो। आंसर इज नो, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। क्या मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी? नो, वो भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। पर अगर सरकार ने पैसा लगा रखा है तो उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा, फिर चाहे चिंदी सा पैसा लगा रखा हो, चाहे कितना भी पैसा लगा रखा हो, क्योंकि सब्सटेंशियली फाइनेंस बोला है, परसेंटेज नहीं बता रखी। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके अंदर ये सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है, तो इसको पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है। उसके बाद आ गया भाई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे
स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टेट? भाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में दी हुई है। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, पूरे 1 घंटे की वीडियो है आर्टिकल 12 के ऊपर। पूरे आर्टिकल 12 के ऊपर स्टेट की डेफिनेशन क्या है। ये पेन कहीं कहीं पे लिख नहीं रहा है, पता नहीं इसका भी टाइम आ गया मुझे लग रहा है। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है। मानो 1 घंटे की वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा और वो वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा स्टेट वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है भाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्या है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियली उसको क्या किया, फाइनेंस किया, या तो डायरेक्टली किया है या तो इनडायरेक्टली किया है, या तो डायरेक्टली किया है या तो कैसे कर रखा है भाई, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, उसको भी हम लोग पब्लिक अथॉरिटी मानेंगे। तो आप सारे बच्चों को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, पब्लिक अथॉरिटी की एक लिस्ट बनानी है, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये लोग क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है। आप डेफिनेशन से सब कुछ याद रखना, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म पता है? सीएजी की फुल फॉर्म पता है? जो ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो नेट पे देख लेना भाई, कंपाउंडरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी मैं बताऊंगा नहीं, आपको बता दिए मैंने। ठीक है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, आईआईटी। तो आईआईटी जो है भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है। आईआईटी किसने बना रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? डीयू बना रखा है। तो ये सारी पब्लिक अथॉरिटी है। रेगुलेटर है भाई कुछ, आरबीआई, सेबी, ट्राई, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये भी सारी पब्लिक अथॉरिटीज हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं पब्लिक अथॉरिटीज के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किनको नोटिफाइड किया था? पब्लिक कमीशन को नोटिफाइड किया था। बाकी जो भी आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है, जो भी आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है, मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन, उसे भी पब्लिक अथॉरिटी माना गया है। उसे भी क्या माना गया है? पब्लिक अथॉरिटी माना गया है। समझ में आया या नहीं आया जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं आपको 2 मिनट में छोड़ता हूं। 2 मिनट और फिर मैं आपको छोड़ता हूं, बताओ मुझे। उसके बाद देखोगे तो डेफिनेशन दी है। कितनी डेफिनेशन है? 3-4 डेफिनेशन है। एक है रिकॉर्ड की, तो आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड क्या होता है भाई। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे रिकॉर्ड माना जाएगा। मैनी स्क्रिप्ट है, फाइल है, उसे भी रिकॉर्ड माना जाएगा। और ये मैनी स्क्रिप्ट क्या होता है भाई? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होती है, ठीक है ना। तो जो वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल्स आप स्टोर करते हैं उसे भी रिकॉर्ड माना जाएगा। जो माइक्रोफिल्म है भाई उसको भी रिकॉर्ड माना जाएगा। माइक्रोफिच को भी रिकॉर्ड माना जाएगा। फैसी स्माइल कॉपी को भी रिकॉर्ड माना जाएगा। सर इन सब का मीनिंग क्या है? अगेन भाई इंटरनेट आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा इनका क्या मीनिंग है। माइक्रोफिल्म का क्या मीनिंग है भाई? जो फिल्म्स की रील होती हैं, जो फिल्म्स की क्या होती हैं? रील होती हैं। फोटोग्राफी होती है भाई, ठीक है ना, फोटोग्राफी होती है। आगे बात समझ में। और माइक्रो इसको बोलते हैं अ पीस ऑफ फिल्म ऑन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ वेरी स्मॉल प्रिंट, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज। रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज क्या होता है भाई? आपने कहीं पे कोई फोटोग्राफ खिंचवाई, आपने कोई फोटोग्राफ खिंचवाई और उसके बाद आपको 6 महीने बाद दोबारा से वो फोटोग्राफ चाहिए। दोबारा से आप उस फोटोग्राफर को बोलते हो कि मुझे दोबारा से वो फोटोग्राफ चाहिए, तो क्या वो फोटोग्राफर तुम्हें दोबारा से वो फोटोग्राफ प्रोवाइड करवा सकता है या नहीं करवा सकता? बता दो, यस और नो। अगर उसके पास डेटा में स्टोर होगी तो वो दोबारा से वहां से निकाल के तुम्हें दोबारा से प्रिंट आउट करके निकाल के दे देगा, अदरवाइज वो नहीं दे पाएगा। आगे बात समझ में। या एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर या कोई भी अदर डिवाइस, पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर आपने डेटा को क्या किया हुआ है? स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसे भी रिकॉर्ड माना जाएगा। उसको भी क्या माना जाएगा? रिकॉर्ड माना जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन हो, फिर चाहे वो भाई फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आपको पता ही है क्या है, डॉक्यूमेंट, कैश में मतलब मेमोज कह लो, ईमेल्स कह लो, कोई भी ओपिनियन, कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी सर्कुलर, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉग बुक, तो ये सारी चीजों को क्या माना जाएगा, इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें आप इसको इंफॉर्मेशन मानेंगे। और उसके बाद आ गया भाई राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता ही है किसके पास है, आपके पास जो भी पब्लिक अथॉरिटी क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही है, चाहे तो आपके पास राइट है, आपके पास राइट है कि आप उस इंफॉर्मेशन के नोट्स बना सकते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप लोग ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जाके सैंपल्स ले सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या डिस्क में ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्लॉपी में ऑब्टेन कर सकते हैं, टेप्स के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं, वीडियो कैसेट के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, और थ्रू प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट के थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जहां पे भी ये स्टोर की गई है कंप्यूटर के अंदर या एनी अदर डिवाइस के अंदर ये स्टोर की गई है, वो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? थर्ड पार्टी की डेफिनेशन अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगी, तो इसको बाद में बताऊंगा। तो यहां तक हम लोगों ने सारा कर लिया है, मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। जल्दी से सारे बच्चे ओके कर दो। और आज के लिए इतना ही रहेगा भाई, बाकी कोई नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो नोट्स भेज दूंगा। फ्राइडे को टेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तैयार रहना। फ्राइडे को टेस्ट लूंगा भाई। आ गया सारे बच्चों को। और एक बार जाते जाते लिख दो कि मजा आ गया। 18 के 18 बच्चे कनेक्टेड हैं भाई, बहुत बढ़िया। 18 के 18 बच्चे कनेक्टेड हैं, बहुत बढ़िया। जाते जाते लिख दो मजा आ गया। फिर मिलेंगे भाई चलते चलते। प्रज्ञा कह रही है बहुत, ओ भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आ गया आज तो, बहुत ही मजा आ गया भाई, सारे बच्चों को मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेखा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रेखा, बहुत बढ़िया बेटा। नीलू बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रोशन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो। ओके बाय, टेक केयर।